नमस्कार दोस्तों, स्थिर विद्युत के इस यूनिट में आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। क्या होता है कूलाम का नियम कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम देखें, माना कि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। एक दूसरे से ये वायु या निर्वात में R दूरी पर रखें। ये दोनों यदि धन आवेश होंगे तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षणात्मक होगा, यानी कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और यदि ये दोनों विपरीत आवेश है, अर्थात एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षणात्मक बल लगेगा। अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी दोनों ही बलों की जो प्रकृति है वो स्थिर विद्युत बल कहलाती है। तो स्थिर विद्युत बल जो होगा वो कितना लगेगा, उसके लिए ये नियम ने कहा है, इस नियम के अनुसार वो है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको याद होगा कि 11th क्लास में भी आप लोगों ने इसी की तरह एक नियम पढ़ा था, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम था। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें भी आपने किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल के लिए अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड थे, उन दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम पिछले वर्ष पढ़ा था। तो वही दोनों नियम यहाँ पर हुए थे कि दोनों का बीच जो आकर्षण बल लगता है उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। वहां पर हम दोनों ने इन दोनों को मिलाकर लिखा था m1 m2 अपॉन d²। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम इन दोनों समीकरणों को मिलाकर लिख देंगे। वो लिख देंगे क्या कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम देखेंगे कि यहां पर और यहां पर एक जैसी स्थितियां थी। यहां पर हमने जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया था तो एक नियतांक लिया था कैपिटल G। अब m1 m2 अपॉन d²। यहां पर कैपिटल G एक नियतांक था जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते थे। इसी प्रकार से यहां पर भी हम एक नियतांक लेंगे, वो होगा कैपिटल K, Q1 Q2 अपॉन R²। यह K एक नियतांक है, विमाहीन राशि है और इस K का मान मात्रकों की पद्धति पर
निर्भर करता है। जहां k एक नियतांक है, तो यहां पर मात्रकों की पद्धति के अंदर हम जब इसके ऊपर डिपेंड देखेंगे तो k का जो मान है सीजीएस पद्धति में k इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सीजीएस पद्धति में k का मान 1 होता है, तो सीजीएस पद्धति में k बराबर 1 होता है। तो समीकरण 1 से f इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है, इकाई जो होती है वो होती है डायन। तो यहाँ सीजीएस पद्धति में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है डाइन। अब हम सीजीएस के पश्चात एसआई पद्धति में इसकी चर्चा करेंगे। एसआई पद्धति में k का मान जो होता है वो होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरी ये जो राशि नहीं दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0। कई जगहों पर इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है, ठीक है, नॉट भी पढ़ा जाता है। और इस पूरी राशि का जब हम मान ज्ञात करते हैं तो वो मान आता है 9 गुणित 10 की घात 9। क्या आता है इसकी पूरी राशि का मान? 9 गुणित 10 की घात 9। हम 9 गुणित 10 की घात 9 जो ये राशि है, इसका मात्रक भी लिखेंगे यहाँ। तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, हम कहाँ से बनाएंगे इसका मात्रक? हम यहाँ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 से हम इसका मात्रक बनाएंगे। ये मैंने रफ कार्य के लिए यहाँ पर जगह बनाई है। तो यहाँ पर जब हम k को ऐसे ही रखेंगे, r को ऊपर ले जाएंगे, Q1 और Q2 इसके अपॉन मिले, तो k इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब यहाँ बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और आवेश Q1 और Q2, और Q1 और Q2 का जो मान होता है, आवेश मात्रक होता है, वो होता है कूलाम। तो यहाँ पर 2 बार आवेश है, यानी कि कूलाम का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो K है उसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरी नियत राशि का मान जो हम ज्ञात करते हैं 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम इस नई राशि जो आपके सामने दिखाई दे रही है एप्सिलॉन करते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। अब आपको ये विद्युतशीलता को मैं समझाना चाहता हूं, इसको हम इसे समझें कि जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, ये वायु में रखें,
और वायु में रखने पर इनके बीच में जो बल लग रहा है वो किसके कारण प्रभावित हो रहा है? वो प्रभावित हो रहा है वायु के कारण। अब यदि हम इन्हीं दो आवेशों को किन्हीं और माध्यम पे रख दें, जैसे पानी में रख दें, तेल या किसी अन्य तरल पदार्थ या और किसी मीडियम में अगर हम रख दें, तो इन दोनों के आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है उसमें क्या होगा? कमी आती है, उसके मान में फर्क पड़ता है, आकर्षण बल के मान में या प्रतिकर्षण बल के मान में। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे मैं हाथ, जैसे कि वायु के अंदर में इस हाथ को इधर से इधर लेके गया, यानी हम वायु में हाथ चला रहे हैं तो वायु में हाथ हमारा आसानी से चल जाता है, यानी कि हमें बहुत कम बल लगता है हाथ को इधर से उधर ले जाने में, यानी कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता, कोई रोक नहीं है, हल्का सा जो नगण्य प्रतिरोध होता है। लेकिन इसी हाथ को यदि हम पानी में इस प्रकार इधर से इधर ले जाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पानी के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, यानी पानी हमारे मार्ग, हाथ की जो गति है उसको अवरोध करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। यानी कि वायु में हमारी गति अधिक होती है हाथ की और जल में हमारी गति अलग होती है, अर्थात माध्यम बदलने पर वस्तु की गति में फर्क पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये दोनों आवेश वायु में रखे हैं तो इस माध्यम के कारण वायु के अंदर इसका बल का मान अधिक होता है, और किसी अन्य मीडियम में जब हम चर्चा करते हैं तो उस माध्यम की प्रकृति के अनुसार वहां बल का मान हमें प्राप्त होता है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12, और इसका जो मात्रक होता है वो हम k के मात्रक का बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। तो k के मात्रक उल्टा करने पर इसका मात्रक बन जाएगा क्या? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर माध्यम होता तो वहां पर हम लिखते एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम। क्या लिखते हैं वहां पर? हम एप्सिलॉन एम लिखते। यहां पर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, वायु या निर्वात की या किसी माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, इसे पराविद्युतांक भी कहा जाता है। एप्सिलॉन के ऊपर हम अधिक विस्तृत चर्चा अगले टॉपिक में या अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि इसकी विस्तृत अध्ययन हम वहां पर करेंगे, वहां पर एक टॉपिक हमारे पास उपलब्ध है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। यहां पर ये सभी मान हमारे पास हैं, और अब यहां पर हम इस k का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में k का मान रखने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 में a का मान रखने पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे समीकरण जो प्राप्त हुई है वो समीकरण है के समीकरण हमारे पास हो गई है 3। अब हम समीकरण 3 में k के स्थान पर इसका मान रखेंगे। k का जो मान था हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पूरे मान की जगह हम रखेंगे 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इस मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर होगा F इज इक्वल टू 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस प्रकार से CGS पद्धति में, यहाँ इसका SI पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है इसका मात्रक? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ समीकरण हमें प्राप्त होगी कौन सी? 4। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, MP बोर्ड एग्जाम में, कि कूलम्ब का नियम दीजिए तथा इसकी सहायता से SI पद्धति में एकांक आवेश की परिभाषा निम्न कीजिए। तो हम यहाँ पर एकांक आवेश की परिभाषा SI पद्धति में बनाएंगे। तो एकांक आवेश, समीकरण 4 से
उपरोक्त समीकरण में F इज इक्वल टू 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q तथा R इज इक्वल टू 1 मीटर हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ इसके मान को समीकरण 4 में रखने पर देखते हैं हम 9 गुणित 10 की घात 9 इज इक्वल टू 9 गुणित 10 की घात 9 यहाँ पर हमें समीकरण में प्राप्त हुआ। Q1 और Q2 दोनों ही बराबर राशियाँ हैं, तो दोनों Q1 के बराबर भी Q रखेंगे और Q2 की जगह भी हम Q रखेंगे और R की जगह हम रखेंगे 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 गुणित 10 की घात 9 से 2 गुणित 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्गमूल लेने पर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से हम इसकी परिभाषा क्या बनती है ये देखेंगे। अतः इस प्रकार यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, विद्युत आवेश वायु या निर्वात में, यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में समान परिमाण के हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अगर स्थित हों, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल का हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा? आपका एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है, और आवेश का जो मात्रक होता है, यहां हम देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका विमी सूत्र AT होता है। ठीक है, अब हम कूलाम के नियम की शर्तें पढ़ेंगे। कूलाम के नियम की शर्तें क्या है हम देखेंगे। कूलाम के नियम की शर्त, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, अर्थात जो आवेश दिए गए हैं वो बिंदु आवेश होगा तभी ये कूलम का नियम हम लागू कर पाएंगे। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए ही ये नियम क्या है आपका सत्य है। तीसरा पॉइंट है बहुत लंबी दूरी, यानी कि 1 मीटर से अधिक दूरी पर बिंदु आवेश यदि 1 मीटर या 2 मीटर से 3 मीटर से अधिक दूरी पर रखे हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा, यानी उनके बीच में ना तो आकर्षण बल लगेगा और ना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। तथा बहुत अल्प दूरी यानी 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर यदि कोई दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच में भी कूलाम के नियम का पालन नहीं होगा। वहाँ पर ये फिर दोनों आवेश को इतने समीप लाने पर वहाँ पर ये प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ पर फिर बहुत कम दूरी और बहुत अधिक दूरी के लिए यह नियम लागू नहीं होता। पूरे विषय की नोट्स जो अभी तक हमने स्थिर विद्युतीय में पढ़े हैं, उसके नोट्स मैंने इस वीडियो के लिंक में PDF फाइल की लिंक दे रखी है। इस पर क्लिक करके आप इससे संबंधित नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।